बच्चों, मैं सक्सेना सर, जैसा कि मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम लोग 3 नवंबर से अपना प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को उस प्लान के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया था कि 3 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक हम आपको प्रोबेबिलिटी और एलपीपी पढ़ाएंगे। आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1 दे रहा हूं। लेक्चर 1 में हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स, डेफिनेशन, बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। भले ही मैंने इसका नाम रिवीजन टेस्ट सीरीज रखा है, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक पॉइंट को कवर करूं, कोई जल्दबाजी ना करूं और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं। तो बस आप लोग मेरे जो भी लेक्चर्स हैं उनको बड़े ध्यान से देखें और जो जो मैं आप लोगों को काम दूं उसे रेगुलर करें, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी में हम लोग पहले कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी की क्या क्या होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, ये बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वी परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट एंड इन ईच केस रिजल्ट इज सेम व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। मतलब बच्चों, इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, पर हमें हर एक केस में रिजल्ट सेम मिलता है, चाहे हम उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी रिपीट करें अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप उन्हें कितनी बार भी रिपीट कर लें, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हर एक बार सेम मिलेगा। बट इन स्टैटिक्स एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट इवन व्हेन दे आर परफॉर्म अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। लेकिन कुछ होते हैं बच्चों स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, जो स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर आप उनको बार बार डिफरेंट बार उसको परफॉर्म करें तो उसके रिजल्ट आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में किए जाते हैं जिन्हें हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इनको आप कितनी बार भी रिपीट कर लो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको रिपीट करने पर आपका रिजल्ट वेरी कर सकता है, बदल सकता है, कभी कुछ मिले, कभी कुछ मिले, कभी कुछ मिले, ठीक है। अच्छा, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप लोगों के सामने डिफाइन कर रहे हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट if the result is not certain but it may be one of the several possible outcome when repeated under identical condition, ठीक है। समझना इस लाइन को क्या कहना चाह रहा है। एक एक्सपेरिमेंट सेट टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है इफ द रिजल्ट इज नॉट सर्टेन, अगर रिजल्ट सर्टेन नहीं हो, बट इट मे बी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम when repeated under identical condition। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं जिनके जो रिजल्ट होते हैं वो सर्टेन नहीं होते, पर बहुत सारे जो सेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनमें से ही कोई एक होता है, ठीक है। आगे बात सुने। However, when an experiment satisfy the following 2 condition इट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम कब कहलाएगा, अगर वो 2 ये कंडीशन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे फॉलो करेगा। उसे पहला, इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसके आउटकम्स एक से ज्यादा होने चाहिए। आउटकम्स का मतलब बच्चों क्या है, रिजल्ट। मतलब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट ही आउटकम कहलाता है। अगली बार, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। और जब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं
तो पहली बात तो उसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले कोई ये भविष्यवाणी नहीं कर सके, प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि कौन सा आउटकम एडवांस में आएगा। मतलब कयास तो लगा सकता है कि ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, पर डेफिनेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सा आउटकम आएगा। अगर कोई भी स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो हम लोग बच्चों उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली बात समझ में आ गई होगी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और हम टर्म्स पढ़ते हैं या इसके एक आध एग्जांपल्स बताता हूं। देखो, टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो वो बच्चों एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके दो पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं, या तो बच्चों हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि दो आउटकम्स हैं, और सेकंड, आप क्या बता सकते हो कि कॉइन को टॉस करने पे क्या आएगा। हाँ, ऐसा सोच सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, पर डेफिनेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या आएगा। इसलिए टॉसिंग ऑफ अ कॉइन कंसीडर एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। जैसे हम एक डाइस को फेंकते हैं बच्चों, तो डाइस को फेंकते हैं तो वो भी बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये भी हमारी दोनों कंडीशन को पूरा करता है। जब हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। देयरफॉर इसके 6 डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, पर एग्जैक्टली क्या आएगा, डेफिनेटली क्या आएगा, हम नहीं बता सकते, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो दिस इज आल्सो नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों दूसरा टॉपिक आता है आउटकम। वैसे तो मैंने अभी आप लोगों को आउटकम को लेकर चर्चा कर दी, आउटकम्स क्या होते हैं, फिर भी एक बार देख लो। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। मतलब जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके एक से ज्यादा रिजल्ट होंगे। जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनको हम इंडिविजुअली क्या कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं। जैसे इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, द आउटकम्स क्या हो गए बच्चों, हेड और टेल। या फिर कह सकते हो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आउटकम समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आउटकम समझ में नहीं आए। अब बच्चों एक और तीसरी टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, इसका नाम है सैंपल स्पेस। अब मैं ये बताने जा रहा हूं बच्चों, ये सैंपल स्पेस क्या होता है। ये ऐसा है बच्चों, जब हम क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के करेंगे तो ये टर्म्स हमारे बड़े ही काम में आएंगे, सैंपल स्पेस, आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों, द सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment is called the sample space connected with that experiment and it is denoted by the symbol S। देखो, सैंपल स्पेस बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं तो बच्चों, जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके डिफरेंट आउटकम्स आते हैं। तो बेटा जितने भी पॉसिबल डिफरेंट आउटकम्स हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड, उनको आप एज अ सेट लिख दो। मतलब 2 कर्ली ब्रैकेट में जो पॉसिबल आउटकम्स है वो उठा के लिख दो। तो जो वो सेट बन के तैयार होगा वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को सबको। ठीक है, और इसे हम लोग बच्चों कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। और अगर एन ऑफ एस डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस, और जो इसे पढ़ते हैं हम एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये वाला अगर कहीं लिखा है तो ये बताता है कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट हैं। ठीक है,
ईच आउटकम ऑफ एस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। मतलब सैंपल स्पेस का जितने भी आउटकम्स होते हैं हम लोग बच्चों उनको सैंपल पॉइंट कहकर भी पुकारते हैं। ठीक है, तो शायद मेरे समझता हूं समझ में आ गया होगा। सैंपल स्पेस बच्चों क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका जो सेट होता है वो कहलाता है सैंपल स्पेस। एन ऑफ सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट होता है। एन ऑफ एस उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है, और ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस आल्सो नोन एज सैंपल पॉइंट। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। आगे देखें, सैंपल स्पेस के हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखना, इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम तुमसे कहें हमने कॉइन को टॉस किया तो बताओ क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? बताओ क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो बच्चों या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस हो गया हेड कॉमा टेल। ठीक है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ एस की बात करूं तो इसमें बच्चों कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं, तो इसका नंबर ऑफ एस हो गया 2। तो बेटा ध्यान रखना, इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन सैंपल स्पेस आपका हेड कॉमा टेल हो गया, नंबर ऑफ एस 2 हो गया। अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें, इन केस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन, अगर बच्चों हमें 2 कॉइन टॉस करने हैं तो बच्चों 2 कॉइन टॉस करें हमने एक साथ तो क्या क्या हो सकता है सोचते हैं हम। तो ऐसा हो सकता है एक स्थिति की दोनों पे हेड आ गया, एक ऐसा हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ गया, एक ऐसा हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ गया, एक ऐसा हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे टेल आ गया। शायद आपका सोचना अलग अलग, कोई पहले कैसे सोचे, पर यही टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल हैं जब आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे। इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया हर एक आउटकम्स को। तो ये हमारा तैयार हो गया सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन आर टॉस। अगर मैं बात करूं इसका एन ऑफ एस क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? 4। तो इसका एन ऑफ एस हमने ऐसे लिखा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या था कि बच्चों जैसे एक कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 1, 2 कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 2, यानी कि 4 आउटकम्स इसके अंदर आ रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इन केस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन, अगर बेटा 3 कॉइन एक साथ टॉस कर दिए जाए तो क्या होगा? देख सकते हैं आप, ये इसका सैंपल स्पेस हमने लिख दिया है। अब यहां पर भी जो जो पॉसिबिलिटीज होती है वो सारी की सारी आप बच्चों लिखनी है। ठीक है, मतलब अपने दिमाग से बिल्कुल शांति से सोच लो भाई क्या क्या हो सकता है। 3 कॉइन टॉस करेंगे, तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड एक टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, एंड सो ऑन। तो ये आपको केयरफुली, वैसे हम लोग ये 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहां पर एक केस बना दिया मैंने 3 हेड का, यहां पर मैंने 2 हेड कैसे कैसे आ सकते हैं, एक हेड कैसे आ सकता है, एक भी हेड कैसे आ सकता है, 0 हेड। तो बच्चों नंबर ऑफ एस की बात करें तो आप लोग काउंट करें, इसमें 2 की पावर 3 यानी कि 8 बने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 तो यहां से ये समझ में आ गया बच्चों कि एक कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ एस हमारा 2 था, 2 कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 2 था, 3 कॉइन टॉस किए तो 2 की पावर 3 था। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ाते जाते हैं नंबर ऑफ एस आप 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाता है। अगर मान लो के कॉइन टॉस एट अ टाइम किए जाएं तो बच्चों नंबर ऑफ एस आपका हो जाएगा 2 की पावर के। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कैसे सैंपल स्पेस लिखा जाता है, कैसे काम किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थ्रोइंग अ सिंगल डाई। अगर मैंने कहा यार बच्चों हमने एक डाइस को फेंका तो डाइस को फेंकने पे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर हम कहें इसके कितने सैंपल पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ एस आपका 6 हो गया बच्चों। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका तो बच्चों आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, बहुत सारे हैं मैंने थोड़े बहुत लिख के दिखा दिए हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके बच्चों टोटल मिलाकर 36 पॉसिबल केस हो जाते हैं।
तो नंबर ऑफ एस हो जाता है 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। जैसे हमने बच्चों कॉइन वाले में आपको तैयार कराया था कि जितने कॉइन्स हैं 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, ऐसे ही बेटा इसमें सैंपल पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं 6 की पावर नंबर ऑफ डाई। अगर आप एक डाई फेंक रहे हैं तो 6 की पावर 1, 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो 6 की पावर 2, 3 डाइस रोल कर रहे हैं तो 6 की पावर 3, और अगर आप के डाइस टॉस कर रहे हैं तो आपके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6 की पावर के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बच्चों, एक और मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एक अर्न है, अर्न मतलब कोई भी थैला है या कोई भी हो सकता है, उसमें 3 व्हाइट 4 रेड और 7 ग्रीन बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं टोटल 14 बॉल्स इन टोटल है, 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। अब हमने क्या करा बच्चों, 5 बॉल रैंडमली उसमें हाथ डालकर निकाल ली। तो अब हम इंटरेस्टेड है कि नंबर ऑफ एस क्या होगा, मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हमें कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। कॉम्बिनेशन में ये होता है कि बैग में टोटल कितनी बॉल है, 14। अब ये देख लो निकालनी कितनी है, 5। तो एक तरीके से हमें 14 में से 5 बॉल को सिलेक्ट करना है। और बच्चों आप जानते हो 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कभी सिलेक्शन की बात आती है तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है, तो 14C5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस 14C5 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, वो फॉर्मूला जो एनसीआर का होता है, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर में रखकर जो भी आएगा वो आपका नंबर ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, एक एमसीक्यू लेकर आए आपके लिए, देखें आप लोग, मैंने जो पढ़ाया, व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई आर रोल्ड टुगेदर। अगर मैंने कहा बच्चों हमने क्या करा, एक तो सिक्का ले लिया और एक डाई ले लिया, एक साथ रोल कर दिया, तो सोचो क्या क्या हो सकता है। अगर मैं एक कॉइन एक डाइस को एक साथ रोल करूं तो क्या क्या हो सकता है, उसके कितने सैंपल पॉइंट आ सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं बच्चों 4, 6 की पावर 2, 2 की पावर 6, 12, 2 की पावर 12। थोड़ा सा ध्यान दो क्या होगा, सोचो। एक कॉइन ले लिया, एक डाई ले लिया, दोनों को उठा के रोल करा। ऐसा हो सकता है डाइस के ऊपर 1 आ जाए, कॉइन के ऊपर हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है डाइस के ऊपर 1 आ जाए, कॉइन के ऊपर टेल आ जाए। तो बच्चों हर एक सैंपल पॉइंट के साथ 2 बन सकते हैं, तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ एस इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 12। अगर कोई कहे सैंपल स्पेस लिखो तो आप ऐसे लिख देना, 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, 6 हेड 6 टेल। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एस क्या होता है, ये सारी चीजें जानकारी दी। अब हम लोग थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है बच्चों इवेंट। इवेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों प्रोबेबिलिटी के अंदर, बहुत ही खास रोल है इवेंट का। तो बच्चों इवेंट क्या होती है आप लोग समझने की कोशिश करें। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी बच्चों सैंपल स्पेस होता है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका जितने भी सबसेट होंगे वो कोई ना कोई इवेंट होंगे। इवेंट का मतलब कोई घटना, जैसे हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करने पे देखा कि उसके अपर फेस पे 6 आ गया, तो 6 आना क्या हुई, एक तरीके की इवेंट हो गई बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमने इवेंट को ऐसे डिफाइन किया कि सैंपल स्पेस का एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, आगे देखें। यूजली इवेंट्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एबीसी। सबसेट तो आप लोग जानते होंगे ना, किसी भी सेट का पार्ट उसे हम लोग सबसेट कहते हैं। ठीक है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो,
बाई थ्रोइंग अ सिंगल डाई, जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो बेटा सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब हमने कंसीडर किया एक और सेट A 2 4 6, एक सेट कंसीडर किया B 1 3 5। तो आप यहां देखो सेट A को देखो, सेट A में 3 एलिमेंट है 2 4 6, ये तीनों के तीनों सैंपल स्पेस में मौजूद है। देखो ध्यान से देखो, क्या ये तीनों के तीनों सैंपल स्पेस में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो हम यहां कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ S, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज अ इवेंट, तो हियर A इज आल्सो इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस S। ऐसी बच्चों B देखें आप लोग 1 3 5, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में मौजूद है। तो नाउ A एंड B आर द सबसेट ऑफ S, हेंस दे आर इवेंट। ठीक है, तो बेटा इवेंट होने के लिए उसको सैंपल स्पेस का सबसेट होना बहुत आवश्यक है। अगर वो सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं होगी तो फिर बेटा वो इवेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हमने इवेंट के बारे में बताया। अब बच्चों हम टाइप्स ऑफ इवेंट पे आते हैं कि इवेंट कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, एक तो सर्टेन इवेंट, एक इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से समझ में आ जाता है सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन का मतलब क्या? मतलब जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हम किसी चीज को लेकर इंटरेस्टेड हो कि भाई ऐसा हो और वो बिल्कुल पक्का ही हो, सर्टेन हो, उसे हम सर्टेन इवेंट कहते हैं। जो कभी ना हो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। जैसे एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, कोई भी एक ऐसी इवेंट जो होनी ही होनी है, इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। एंड एन इवेंट विच कैन नॉट हैपन एट ऑल is called an impossible event. In other words, the empty set phi is an impossible event and the sample space S is a sure event. देखो तुम लोग जानते होगे कि empty set क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। इवेंट होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है? इवेंट होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन यह है बच्चों कि वो सबसेट होनी चाहिए सैंपल स्पेस का। अब कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब कोई आउटकम उसके फेवर में ही नहीं है, और एवरी जब कोई फेवर में नहीं है तो वो नल सेट हो गया, और नल सेट हर एक का सबसेट होता है, इसलिए ये इवेंट की कैटेगरी में आ जाती है। तो अब बस ध्यान रखना, द एम्प्टी सेट मतलब जैसे कोई भी काम आपसे कहा वो किसी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, किसी सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो इसलिए उसे हम लोग क्या पुकारेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर हमने देखा यार कि कोई इवेंट हो रही है और वो तो सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, तो उसे हम लोग सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखो, व्हेन अ यूजुअल डाई इज रोल, मान लो हमने कोई डाइस को रोल किया बच्चों, तो गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने कहा बच्चों डाइस को रोल करने पे 7 का मल्टीपल आए। अब बच्चों 7 का मल्टीपल पहला ही होता है 7, और डाइस पे जो नंबर होते हैं वो 1 to 6 हो सकते हैं। तो सोचो क्या कभी डाइस को रोल करने पे 7 का मल्टीपल आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो बच्चों इस इवेंट की सैंपल स्पेस के किसी भी सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देयरफॉर दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैंने कहा दूसरी बार कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, जो नंबर आए वो 7 से छोटा आए, तो ये हमारी कैसी इवेंट हो जाएगी बच्चों? सर्टेन, क्योंकि डाइस को रोल करने पे जो नंबर आएगा वो 7 से छोटा ही आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6, सारे के सारे सैंपल पॉइंट हमारे फेवर में होंगे, देयरफॉर दिस इज अ सर्टेन इवेंट। क्या आप लोगों को इम्पॉसिबल और सर्टेन इवेंट अच्छे से समझ में आ गई? सर्टेन जो बिल्कुल पक्की है, जो भी कोई इवेंट सर्टेन होती है तो वो इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होती है, और अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल होती है तो वो सैंपल स्पेस के किसी भी सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं होती है, और वो फाई यानी कि नल सेट होती है। ठीक है, अब आता है सिंपल इवेंट। बच्चों एक और टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंपल इवेंट। इफ ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, it is called simple event if it contain only one sample point।
तो इसको समझने की कोशिश करो क्या कहा जा रहा है। अगर ए कोई एक इवेंट है और मान लो वो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, ठीक है, और तो वो इवेंट, अगर वो इवेंट बच्चों सिंपल इवेंट कहलाएगी अगर वो उस रैंडम स्पेस के केवल एक ही सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यानी कि एक ही सैंपल पॉइंट उसके अंदर आए तो उस इवेंट को हम लोग सिंपल इवेंट कहते हैं। एग्जांपल देखें आप, ए डाइस इज रोल, गेटिंग वन ऑन अपर फेस इज कॉल्ड एन सिंपल इवेंट। अगर हमने मान लो एक डाइस को फेंका, अब हम चाहते हैं डाइस के ऊपर वन आया, तो वन आना क्या होगा, सिंपल इवेंट। कॉइन को टॉस करने पे हेड आना, सिंपल इवेंट। टेल आना, सिंपल इवेंट। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल इवेंट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होती है, इफ कैपिटल ए बी एन इवेंट एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट इफ इट कंटेन टू और मोर देन टू सैंपल पॉइंट। मतलब कोई भी इवेंट अगर ऐसी है उसमें दो या दो से ज्यादा सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है तो उसे आप लोग कंपाउंड इवेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा डाइस को रोल किया, उसके ऊपर इवन नंबर आए, तो बच्चों ये आपकी कंपाउंड इवेंट हो जाएगी, क्योंकि इवन नंबर आने का मतलब 2 आ गया तो अभी तुम्हारे फेवर में, 4 आ गया तो अभी तुम्हारे फेवर में, 6 आ गया तो अभी तुम्हारे फेवर में है। तो ये इवेंट कितने सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, 3 सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, 2, 4, 6। तो देयरफॉर दिस इज अ कंपाउंड इवेंट, ठीक है। आगे देखें आप लोग। नेक्स्ट एक आती है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी इवेंट इंपॉर्टेंट है, सबकी जानकारी होनी चाहिए हमें, लेकिन बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये बड़ी खास है, इनको समझ में आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर और बहुत सारी में इसको पहचानने में कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। मतलब जैसे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड मान लो कोई 2 इवेंट है, अब हमने वो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो दोनों इवेंट एक साथ नहीं हैपन होनी चाहिए। देखो लिखा ना मैंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, दे आर आल्सो कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट। इनको बच्चों हम लोग डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। समझ में आया? शायद आप लोगों को बहुत अच्छी से बात समझ में नहीं आ रही हो, क्या कहना चाह रहे हैं सर, दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उससे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा दे कैन नॉट हैपन एट अ सेम टाइम का मतलब क्या है। देखें आप लोग, जैसे मान लो इफ ए बी आर 2 इवेंट इन अ सैंपल स्पेस then they are said to be mutually exclusive if A intersection B phi। एक ये भी बात होती है बच्चों, अगर मान लो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड 2 इवेंट है और वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएंगी, सेट थ्योरी की फॉर्म में वो कहलाएंगी अगर उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, यानी कि कोई भी सैंपल पॉइंट उन दोनों इवेंट में कॉमन नहीं है, कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन भी फाई है, ठीक है। इफ अ डाई इज रोल, तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ए मैंने एक इवेंट मानी, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से सैंपल पॉइंट फेवर में हो गए 2 4 6। एक और इवेंट मानी हमने सी, इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5। एक और इवेंट मानी, ये थोड़ा सा हाँ, इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो गया आपका 3,6। तो बच्चों इस बार हमने क्या एग्जांपल लिया कि हमने एक डाइस को रोल किया, तो बेटा जब डाइस को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब उस सैंपल स्पेस से कनेक्टेड मैंने 3 इवेंट ले ली आप लोगों के सामने। पहली इवेंट डाइस को रोल करने पे इवन नंबर आए, दूसरी इवेंट डाइस को रोल करने पर मल्टीपल ऑफ 3 आए, तीसरी इवेंट डाइस को रोल करने पे ऑड नंबर आए। ये आप देख सकते हैं ये 3 इवेंट एबीसी हो गई, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि इसमें से कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक तो तरीका मैंने सीधा सीधा बता दिया
कि आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आता है तो वो इवेंट्स क्या कहलाएंगे बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर फाई नहीं आता है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे आप ए और बी को देखो तो बच्चों ए और बी में देखो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? सेट ए और बी में देखो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। अगर मैं इससे पहले वाली डेफिनेशन को लेके बात करूं तो मैंने बताया था कि दो इवेंट किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती हैं इफ दे कैन नॉट हैपन टुगेदर, अगर वो कभी भी एक साथ हैपन ना हो सके। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर मैंने डाइस को रोल किया और मान लो बाई चांस डाइस के ऊपर 6 आ गया तो क्या हुआ? कौन सी इवेंट हैपन हो गई बच्चों? ए भी हैपन हो गई और बी भी हैपन हो गई। देख रहे हो? और therefore A and B can happen at the same time, therefore they are not mutually exclusive events। कि अब आप लोग सोच के बताओ क्या B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सोचो, क्या B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो बच्चों B और C को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखना है तो देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? यस, 3 कॉमन है, तो therefore they are not mutually exclusive, क्योंकि अगर 3 आ गया डाइस के ऊपर तो दे कैन हैपन टुगेदर। अब एक बार मैं चाहूंगा कि आप ए और सी को देखो बच्चों। क्या देखा आपने? ए और सी को देखो। ए और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इवेंट ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डाइस को फेंकूं ए भी हो जाए और सी भी हो जाए। ए हो गई तो सी के चांसेस खत्म और सी हो गई तो ए के चांसेस खत्म। Therefore, they cannot happen at the same time. Therefore, they are called mutually exclusive event, and their intersection is also phi। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? आगे देखें, एक नोट है, events are such that happening of one of them assure other do not happen, then those events are always mutually exclusive। ये वही वाली बात है बच्चों, अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड दो इवेंट है, पहली हो गई और उसके होते ही एश्योर हो गया कि अब दूसरी नहीं हो सकती, तो ऐसी इवेंट हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर नथिंग बट डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है? अगली आती है बच्चों इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग? इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या होती है इक्वली लाइकली इवेंट? देखें आप लोग, टू or more events said to be equally likely or equiprobable if there is no reason to accept at any one of them to happen in preference to the other। देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या? जिनके होने की संभावनाएं बराबर हो। आप दो इवेंट को देखकर यह ना कह सकें कि सर इसके होने के चांसेस इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा हैं, तो ऐसी इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली कहते हैं, या यूं समझ लो जिनकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो उन्हें हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। ठीक है? जैसे कि जब हम कोई भी डाइस को फेंकते हैं तो हमें 6 फेस में से कोई सा भी फेस आ सकता है, तो डाइस के ऊपर 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना या 6 आना, ये सब इक्वली लाइकली है। तो हम कह सकते हैं डाइस के ऊपर 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना या 6 आना, ऑल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो सीधी सी बात है बेटा, इक्वली लाइकली का मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, जिसमें आप ये ना कह सकें कि सर इसके चांसेस इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा हैं आपके पास, तो ऐसी इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। उसके बाद बच्चों एक और आ रहा है एग्जॉस्टिव इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर द सेट ऑफ इवेंट इन अ सैंपल स्पेस वेयर एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट अकर व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। द यूनियन ऑफ ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट फॉर्म द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जरा देखो, मैं इसे अपने शब्दों में जरा ढंग से समझा देता हूं, ध्यान से समझना। एग्जॉस्टिव इवेंट किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड 2 या 2 से ज्यादा इवेंट
एग्जॉस्टिव कहलाती हैं अगर उनका यूनियन करें, मतलब उन सारी इवेंट्स को मिला दें, उनका यूनियन कर दें, तो हमको सैंपल स्पेस मिल जाए। अगर वो सैंपल स्पेस हो जाएगा तो बेटा आप उसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो E1, E2, EK किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड कुछ इवेंट है, ये एग्जॉस्टिव कहलाएंगी अगर E1 यूनियन E2 यूनियन EK ये सारा का सारा सैंपल स्पेस S के बराबर हो जाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार और देख लो आप, 2 कॉइन आर टॉस, बच्चों 2 कॉइन टॉस किए तो सैंपल स्पेस में 4 सैंपल पॉइंट आ गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आप लोग देख सकते हैं, मान लो 3 इवेंट मैंने इसमें डिसाइड करी, ABC। पहली इवेंट है 2 हेड आए, B इवेंट है 1 हेड आए, C इवेंट है 0 हेड आए। तो अगर हम इसको सेट की फॉर्म में डिस्क्राइब करें तो पहली इवेंट सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है, HH, दोनों हेड आ गए। B इवेंट 1 हेड, या तो हेड टेल या टेल हेड, और JC। अब अगर आप देखोगे कि अगर मैं इनका यूनियन करूं तो बेटा सैंपल स्पेस ऐसी आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हियर इवेंट ABC आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ABC कैसी इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होती है जरा समझ लेना। जैसे S इज अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड A बी एनी इवेंट। मतलब मैंने माना कि S कोई सैंपल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का और उससे कनेक्टेड एक इवेंट है A। ठीक है, तो देन A के ऊपर एक छोटा सा C लगा दो, इसे कहते हैं A कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसे हम लोग कहते हैं S माइनस A इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इट मे बी डिनोटेड बाई A बार। इसे हम लोग A बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा दो या AC या डैश भी लगा देते हैं कभी कभी, इसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इफ अ डाई इज रोल देन सैंपल स्पेस बच्चों ये है, अगर इवेंट है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर कोई कहे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो A डैश हो जाएगा 1 2 4 5, यानी कि एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट का है मतलब उस इवेंट का ना होना। जैसे कोई इवेंट है A कि डाइस के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 आए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? डाइस के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आए। मैंने कहा एक डाइस को फेंका, एक इवेंट है डाइस के ऊपर इवन नंबर आए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? डाइस के ऊपर इवन नंबर नहीं आए, यानी कि ऑड नंबर आए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसका ना होना। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड एंड A इज द इवेंट ऑफ अ गेटिंग अ किंग कार्ड, देन A बार इज द इवेंट नॉट गेटिंग अ किंग कार्ड। ठीक है, अगर A के अंदर 4 सैंपल पॉइंट है, किंग कार्ड आए, तो A बार में कितने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे बच्चों? 48 सैंपल पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं आई बोलो बच्चों? तो ये मैंने आप लोगों को आज जो अपना पहला लेक्चर अभी दिया, इसके अंदर सारे इवेंट्स के बारे में जानकारी दे दी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। ये बच्चों आज का हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन था, पर इसके बिना प्रोबेबिलिटी को समझा भी नहीं जा सकता है। इसे आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, इसके नोट्स बना लेना और अच्छे से माइंड में सारी बातों को सेट कर लेना। जब मैं अब आपको कल पढ़ाऊंगा तो मैं इससे आगे के बारे में बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, या और भी आगे का डिस्कशन होगा। वैसे तो 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है बच्चों, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है। ये सब जानकारी मैंने अभी 10th और 11th की दी थी। अभी मैं आपको अगले लेक्चर में भी कुछ अभी बेसिक्स ही पहले के बताऊंगा, तब जाकर हम 12th के सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार करो। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।